नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनरल नरवणे की हुंकार से चीन को लगी मिर्ची, बोला ये घरेलू संघर्ष से ध्यान भटकाने की है साजिश। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फजीहत इमरान, अब पाकिस्तान ही कहने लगा पाकिस्तानी पीएम को इंटरनेशनल भिखारी। विपक्ष बोला कि प्रधानमंत्री का जाना ही सभी समस्याओं का हल है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि S-400 मिसाइल से चीन की हरकतों पर अंकुश लगाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र, अप्रैल तक काम करने लगेगी पहली यूनिट। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान पाकिस्तान सेना में सीमा पर जोरदार संघर्ष, रात भर आग उगलती रही तोपें और दोनों देशों के बीच में जंग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। उत्तर प्रदेश में अब भी 300 के पार जाने का भाजपा का दावा, बताया क्यों छोड़कर भागे स्वामी प्रसाद जैसे नेता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जनरल नरवणे की हुंकार से चीन को लगा मिर्ची और बोले कि यह घरेलू संघर्ष से ध्यान भटकाने की है साजिश। जी हां दोस्तों, सेना दिवस पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान से चीन को मिर्ची लग गई है। और चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में उनके बयानों को लेकर जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत ने घरेलू संघर्ष से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी बयानबाजी को तेज कर दिया है। तो दोस्तों, चीनी मीडिया में जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि यहां पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि हर स्थिति के लिए हम हैं तैयार, बातचीत से नहीं मानेगा चीन, तो जो भी जरूरी होगा वो करेंगे भारत की सेना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फजीहत इमरान, अब पाकिस्तान ही कहने लगा पाकिस्तानी पीएम को इंटरनेशनल भिखारी। और विपक्ष बोला कि प्रधानमंत्री का जाना ही सभी समस्याओं का हल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फजीहत अभी तक सिर्फ बाहर ही हो रही थी, लेकिन अब उनका खुद का मुल्क उन्हें इंटरनेशनल भिखारी बोल रहा है। जमाते इस्माइली के प्रमुख सिराजुल हक ने रविवार को इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से इमरान खान का जाना ही मुल्क की सभी आर्थिक समस्याओं का हल है। साथ ही उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील भी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विवादास्पद सौदे और संसद में मिनी बजट पास कराने के बाद से इमरान तीखी आलोचना झेल रहे हैं। और इस बीच सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार देश पर शासन करने में असमर्थ है। देश में राजनीति से फायदे या नुकसान के लिए कोई जगह नहीं बची है और इमरान खान का चले जाना ही समस्याओं का सबसे बड़ा हल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की हरकतों पर अंकुश लगाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र, अप्रैल तक काम करने लगेगी इसकी पहली यूनिट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर बने खतरे के बीच भारत की ताकत बढ़ने वाली है और भारत का ब्रह्मास्त्र समझी जाने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम अगले साल यानी 2023 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। S-400 की पहली यूनिट इसी साल अप्रैल तक तैनात हो जाएगी, जबकि 4 अन्य अगले साल तक अपना काम करने लगेंगी। भारत की मिसाइल क्षमता किस कदर बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ये पावरफुल सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान पाकिस्तानी सेना में सीमा पर फिर जोरदार संघर्ष और अब रात भर आग उगलती रही दोनों देशों की तोपें। जी हां दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच अफगान सीमा पर दुरंत लाइन को लेकर विवाद घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दोनों ही ओर से सेनाएं आमने सामने हैं और तोपें आग उगल रही है। गोलीबारी की ताजा घटना रविवार रात को उस समय हुई जब पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी ठिकानों पर तोपों से गोले बरसाना शुरू कर दिया और इसके जवाब में तालिबानी आतंकियों ने गोले बरसाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब भी 300 के पार जाने का भाजपा का दावा, बताया कि क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं स्वामी प्रसाद जैसे नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा के एक शीर्ष नेता ने पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें जीतने की पिछली सफलता को दोहराने का दावा किया है। पार्टी का मानना है कि पहले 2 चरणों में उसकी एक भी सीट कम नहीं होगी, हालांकि कुछ सीटें बदल सकती हैं। भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं से भी पार्टी परेशान नहीं है और उसका मानना है कि ये नेता भाजपा के भीतर
लेकर उनकी जाति समूह का नेतृत्व खड़ा होने से ज्यादा परेशान थे। भाजपा ने शनिवार को पहले 2 चरणों के लिए 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी की रणनीति साफ है कि वो अपने अभी तक के कामों को लेकर और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटरों को भाजपा पर जबरदस्त भरोसा, 56% लोगों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ और मोदी का भी उत्तर प्रदेश में चलेगा जादू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 22 में 22 सिक्किल के दावों के बीच भाजपा पर वोटरों का भरोसा बढ़ गया है। प्रदेश की 403 सीटों पर 21 दिसंबर 2021 से 9 जनवरी 2022 तक किया गया ओपिनियन पोल बताता है कि यहां भाजपा 226 से 246 तक सीटें लाने वाली है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 160 सीटों तक ही छू रहा है, जबकि बसपा 12 और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया टीवी जन की बात ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा के पास इस बार 39 से 40% तक वोट जा रहे हैं। सपा के खाते में ज्यादा से ज्यादा 30% और बसपा के खाते में 13% वोट जाते नजर आ रहे हैं और 56% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए मानते हैं अपनी पहली पसंद। बात की जाए अखिलेश यादव की तो महज 32%, मायावती 9%, प्रियंका गांधी 2%। तो दोस्तों ये है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको लेकर ओपिनियन पोल का नतीजा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, एक्टिव केस 16 लाख के पार, 230 दिन बाद भी सबसे बड़ा आंकड़ा अब आया। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन की वजह से आई कोरोना की तीसरी लहर अब बेकाबू होती जा रही है। पिछले लगातार 5 दिन से हर दिन 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डराने वाली बात यह भी है कि नए मरीजों की तुलना में ठीक हो रहे मरीजों की संख्या कम है और इस वजह से एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस का आंकड़ा 16.5 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 से 16 जनवरी के बीच देश में जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उसकी तुलना में दोगुना से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। कड़ाके की सर्दी का सितम है जारी और कई राज्यों में बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में मध्यम बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रहेगी। उत्तर भारत में हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दिनों तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण कोंकण और गोवा के पास बना हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह समझेंगे सियासी माहौल, 23 जनवरी से होगा ताबड़तोड़ कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और प्रतिदिन नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 23 जनवरी के बाद यूपी में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं और इस दौरान यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी सह प्रभारी यूपी में रहेंगे। पीएम मोदी और शाह के इस यूपी दौरे के दौरान केंद्रीय नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड समेत सभी हिस्सों में चुनावी व्यूह रचना करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 जनवरी के बाद अमित शाह की यूपी में धमाकेदार एंट्री, बदल सकते हैं सियासी गणित। जहां दोस्तों अमित शाह के अगले सप्ताह से प्रदेश में कई बैठकें होने की संभावना है क्योंकि पार्टी राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए अपने चुनावी अभियान को तेज करना चाहती है। अमित शाह 23 जनवरी के बाद प्रदेश दौरे की शुरुआत करेंगे और वो संगठन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी से मतदान का आगाज होने जा रहा है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अधिक से अधिक वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए जुटी हुई हैं और इसी बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित यूपी में एंट्री करने जा रहे हैं और इसी के साथ अमित शाह के अगले सप्ताह से प्रदर्शन में कई बैठकें करने की संभावना है क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है और पार्टी राज्य में अपने चुनावी अभियान को तेज करना चाहती है।